Welcome to our YouTube channel EVS Academy. I am Vedveer and we are preparing for UGC NET Commerce Management and PGT Commerce. So guys, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल EVS Academy पे। तो आप सबके लिए एक बहुत ही बम्पर धमाका और की एक खुशखबरी है कि हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए अभी से बैच स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए हमारे EVS अकेडमी चैनल को डाउनलोड कर सकते हैं आप गूगल प्ले स्टोर से। वहाँ पर भी हमारा EVS अकेडमी के आइकन से आप उसको इंस्टॉल कीजिए और बाकी जो प्रोसेसिंग है वहाँ पर जाकर भी आप एनरोलमेंट करवा सकते हैं। सो गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट की कुछ यूनिट के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो जिन लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो हमारी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि इससे मिलने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपके जो भी पॉइंट हैं, वैल्यूएबल पॉइंट, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर कर सकें। सो गाइस, हम लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, नेचर, फीचर, ये सब ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं उनको आप मेमोराइज कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस क्लास का डिस्कस कर लेते हैं ताकि जिन लोगों की प्रीवियस क्लास छूट गई है उन लोग को भी यहाँ से हेल्प मिल सके। सो गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट के ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया था और उसमें ये भी डिस्कस किया था कि हमारे जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है वो हेल्प करता है हमारा आइडेंटिफाई करने के लिए बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को। मतलब मार्केट में जो भी हमारी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके, कि मार्केट में नई चीज़ क्या चल रही है, नया ट्रेंड क्या चल रहा है, तो वो हमें यहाँ से पता चल सकता है। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करेगा। अगर देखो बिजनेस एनवायरनमेंट को आप टाइम पे स्टडी करोगे तो आप ये भी देख सकते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और उससे रिलेटेड आप अपने आप को चेंज करोगे, एडॉप्ट करोगे, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट के बेसिस पे हम फर्दर डिसीजन ले सकते हैं। फ्यूचर के जो भी डिसीजन रहेंगे दैट शुड बी बेस्ड ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट बिकॉज एवरी बिजनेस नीड टू catch or match up with the environment surrounding what is going nearby, right? तो ये चीज़ें हमारे लिए जो है वो बहुत ज़रूरी होती हैं, बिज़नेस के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं कि अगर हम बिज़नेस को सर्वाइव करना चाहते हैं या हमारा बिज़नेस सर्वाइव करना चाहता है तो हमें बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना पड़ेगा। हमारी पॉलिसी बनाने में हमारी हेल्प करेगा और जितने भी हम पॉलिसी बनाएंगे वो बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने के बाद बनाएंगे, क्योंकि अगर आपने कोई ऐसी पॉलिसी बना दी जो बिजनेस एनवायरनमेंट्स को मैच नहीं करती है तो वहाँ पर आपका जो स्टडी है वो बेकार हो जाएगी। ठीक है, प्लानिंग में हमारी हेल्प करेगा और इससे ये भी बताएगा हमारा कि आगे फर्दर हम बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कैसे प्लान कर सकते हैं। चलिए, बात करते हैं कंपोनेंट की बिजनेस एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट को हम कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट बोलते हैं। दिस एनवायरनमेंट इज़ अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है और ऑर्गेनाइजेशन में इसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो इसको हम कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, इसमें हम जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होता है और ये हमारे बियॉन्ड द कंट्रोल होता है, मतलब इस पर ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। देन फर्दर वी कैन डिवाइड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इनटू टू डिफरेंट पार्ट। Number one, micro environment, that is also known as task environment or operative environment, and another one is मैक्रो एनवायरनमेंट, दैट इज ऑल्सो नोन एज जर्नल और रिमोट एनवायरनमेंट। देखो, माइक्रो को हम टास्क और ऑपरेटिव एनवायरनमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जनरली जो हम काम करते हैं वो इसी एनवायरनमेंट में काम करते हैं, मतलब ज़्यादा जो इंटरेक्शन हमारा रहता है वो हमारा इसी में रहता है। तो जो बेसिक फंक्शंस जो ऑर्गेनाइजेशन करती है वो माइक्रो एनवायरनमेंट में करती है। उसके बाद हमारा आता है मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट का मतलब होता है जर्नल एनवायरनमेंट एंड रिमोट एनवायरनमेंट। इसमें क्या रहता है, वो सारे फैक्टर्स आते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को देख के नहीं आता है,
वो ओवरऑल और एग्रीगेट चीज़ को देख कर आता है, मतलब इंडिविजुअल फर्म को देख कर नहीं आएगा, वो एग्रीगेट एनवायरनमेंट को देख के स्टडी किया जाता है। देखिए, तो बिजनेस एनवायरनमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इंटरनल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, इंटरनल में देखो क्या क्या आएगा, जो हमारी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे प्रमोटर है, शेयर होल्डर्स वैल्यू है, मिशन है, ऑब्जेक्टिव है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, और आपकी इंटरनल पावर है, रिलेशनशिप है, कॉर्पोरेट इमेज और ब्रांड इक्विटी। देखो, कॉर्पोरेट इमेज और ब्रांड इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉर्पोरेट इमेज और ब्रांड इक्विटी इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो कॉर्पोरेट इमेज या कंपनी इमेज या गुडविल जो होती है वो इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिजिकल एसेट्स और फैसिलिटीज़, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्निकल कैपेबिलिटी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब आपके जो एम्प्लॉय हैं वो इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट आपका मार्केटिंग कैपेबिलिटी। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो का मतलब इंडिविजुअल लेवल टास्क और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। इसमें हमारा आता है इसकी जो है कंज्यूमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, पब्लिक्स, फाइनेंशियर और मार्केट इंटरमीडियरीज। नेक्स्ट हम अगर बात करें मैक्रो की, तो मैक्रो में हमारा पेस्टल एनालिसिस आ जाएगा, कि जिसमें हम जो है पॉलिटिकल, एनवायरनमेंट, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ग्लोबल, ये सारे फैक्टर्स हमारे जो इसमें आ जाते हैं। तो कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है, मैचिंग करने के लिए बोल दिया जाएगा आपको, और ये बोल दिया जाएगा कि भाई इसमें कौन सा जो पार्ट है वो माइक्रो का पार्ट है, कौन सा पार्ट आपका मैक्रो का पार्ट है। तो कई बार इससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन आ जाता है, या स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि कौन सा जो सप्लायर जो है वो इसका पार्ट है, वेयर एज दिस इज द पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, तो जनरल एनवायरनमेंट का मतलब होता है दिस इज जनरल फॉर ऑल, वो इंडिविजुअल लेवल को नहीं देखता है। और माइक्रो का मतलब होता है इंडिविजुअल, मतलब यहाँ पर ये सारे फैक्टर जो वो इंडिविजुअली आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे। चलिए, इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो सारे फोर्सेज जो ऑर्गेनाइजेशन की एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेंगे, उसके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, एंड दीज आर द कंट्रोलेबल फैक्टर्स। सो यहाँ पर बिजनेस का कंट्रोल रहता है, और इसमें आप ये कह सकते हो कि एम्प्लॉय है, शेयर होल्डर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है, तो ये सारा आपका इंटरनल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। ठीक है, इसमें प्रमोटर, शेयर होल्डर वैल्यू, मिशन, ऑब्जेक्टिव, कॉर्पोरेट इमेज, फिजिकल एसेट्स, ये सारा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का मतलब इसको हम टास्क एनवायरनमेंट भी कह देते हैं, ये इमीडिएट सराउंडिंग बिजनेस, या हम ज़्यादातर जो जो बिजनेस है वो इसी एनवायरनमेंट में अपना ऑपरेट करते हैं। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड, कि हमारा जो बिजनेस कंपनी ऑपरेट करती है वो कौन से एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती है, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट। या जस्ट इमीडिएट सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट होता है वो कौन सा होता है, माइक्रो एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर क्या करता है कि बिजनेस के ऑपरेशन को तो अफेक्ट करता ही करता है, बल्कि उसके जो डिसीजंस और उसके जो एक्शंस होते हैं उनको भी अफेक्ट करता है, ताकि हम ये देख सकें कि भाई कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो किस तरीके का है, और कैसे उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो यहाँ पर आपके सप्लायर और मार्केट इंटरमीडियरीज, कॉम्पिटिटर, कस्टमर और आपकी पब्लिक पब्लिक वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपका माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ आएंगी, तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, पब्लिक, फाइनेंसर, तो इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म होती है कॉस्मिक, COSMIC। ठीक है, तो जो है इसमें कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, फाइनेंशियल, मार्केट इंटरमीडिएट्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। चलिए, मैक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट को जनरल एनवायरनमेंट बोलते हैं। इससे बिजनेस के जो डिसीजन होते हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, बट ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। ये हमारा जनरली एक लार्जर एरिया पे काम करता है, मतलब एक स्मॉल लेवल पे काम नहीं करेगा। माइक्रो एनवायरनमेंट स्मॉल लेवल पे काम करता है, मैक्रो एनवायरनमेंट बिग लेवल पे काम करता है, बड़े लेवल पे काम करता है। ठीक है, तो मैक्रो एनवायरनमेंट जो है उसकी कंडीशन जो होती है ब्रॉडर रहती है, और एक स्पेसिफिक मार्केट और उसकी कंडीशन को देखते हुए ये एनवायरनमेंट हमारा स्टडी किया जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि माइक्रो एनवायरनमेंट जो है वो GDP से, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट रेट्स, कंज्यूमर स्पेंडिंग, राइट, कंज्यूमर इनकम, नेशनल इनकम,
तो इन सारे फैक्टर से ये अफेक्ट हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो माइक्रो एनवायरनमेंट है वो बिजनेस के डिसीजन, उसकी स्पेंडिंग, बोरोइंग, इन्वेस्टिंग, इन सब चीज़ों को इफेक्ट करता है। मतलब देखता है कि अगर कोई बिजनेस आगे फर्दर प्लान कर रहा है कहीं पर इन्वेस्ट करने का, कहीं पे स्पेंड करने का, कहीं पे बोरो करने का, तो इन सारी चीज़ों में भी इसका बिजनेस इम्पैक्ट करेगा। देखिए, तो इसमें आपके पेस्टल इसके लिए शॉर्ट फॉर्म है। पेस्टल हम कह सकते हैं पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल और सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और इकोनॉमिकल। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो हमारे इसमें आ जाते हैं। तो उसको हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्टडी कह सकते हैं। चलिए, तो मैक्रो एनवायरनमेंट में सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक और पॉलिटिकल, लीगल। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई ये फैक्टर जो किस में आएंगे, तो आपको मैचिंग दे देगा और बोल देगा कि भाई इसमें ये बताइए कि सोशल किस में आएगा और ये किस में आएगा, या ये किसका पार्ट है और वो किसका पार्ट है, या कौन सा इसमें से एक्सटर्नल का पार्ट है, कौन सा आपका इंटरनल का पार्ट है, कौन सा माइक्रो का पार्ट है, कौन सा मैक्रो का पार्ट है, कौन सा कंट्रोलेबल फैक्टर है, कौन का अनकंट्रोलेबल फैक्टर है। तो ये चीज़ें भी कई बार आपसे पूछ लेता है एग्ज़ाम में। चलिए, तो पेस्टल में ये सारी चीज़ें आपके आ जाएंगे। जैसे पी स्टैंड फॉर पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में आपका जो है गवर्नमेंट पॉलिसी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, करप्शन, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी, लेबर लॉ, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, ये सारी आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसमें आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट और आपकी इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट आएगा सोशल में आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन, कैरियर, एटीट्यूड, सेफ्टी और हेल्थ कॉन्शियस और आपका लाइफ स्टाइल, कल्चर, बैरियर, ये सारी चीज़ें सोशल में आ जाएंगी। टेक्निकल में आपका जो है जिसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ होती हैं, चेंजेस हमारे जो आ रहे हैं, अवेयरनेस हमारे जो आ रही है, इंसेंटिव्स हमारे जो आ रहे हैं, वो सारे आपके इसमें आ जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा एनवायरमेंटल का मतलब होता है कि जिसमें हमारी एनवायरनमेंट को लेके, क्लाइमेट चेंजेस को लेके और आपके एनजीओज और वेदर और एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ हमारी हैं, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट आता है आपका लीगल इज़ रिलेटेड टू लॉ, जैसे एंटी ट्रस्ट लॉ है, एम्प्लॉयमेंट लॉ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, तो इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। तो ये सारे आपके इसमें आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में कवर होंगी? ये सारी चीज़ें कवर होंगी आपके मैक्रो एनवायरनमेंट में। चलिए, तो हम बात करते हैं पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट की। पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये जो है जितना भी एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, वो सब हमारा पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट में आ जाता है, कवर करेगा। तो यहाँ पर देखो, जैसे मान लो हमारी कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी कैसी है, वो आगे फर्दर पॉलिसी बनाएगी, वो उसी के हिसाब से बनाएगी। अब जैसे बीजेपी की, फॉर एग्जांपल अगर मैं बीजेपी की बात करूँ, तो बीजेपी जैसे गवर्नमेंट है वो अपने आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंगली काम करती है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो अपने अकॉर्डिंगली काम करती है, कांग्रेस ने अपने अकॉर्डिंगली डिसीजन लिए। तो इनके जो रूल्स रेगुलेशंस, आगे की जो आइडियोलॉजी, उनकी पावर, स्टेटस, लॉ, ये उसी के अकॉर्डिंगली उस चीज़ को मॉडिफाई कर देते हैं। लीगल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? इसमें आपके रूल्स, लॉ, रेगुलेशन, जजमेंट, डिसीजंस, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब जैसे क्या है कि बिजनेस की फर्दर फंक्शनिंग के लिए क्या क्या डिसीजन लेने हैं, कैसे कैसे डिसीजन लेने हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। जैसे इसमें आपका जो टैक्सेशन है, बजट है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों पे आपका जो है टैक्स लगेगा, कौन कौन सी चीज़ों पे नहीं लगेगा। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक बिज़नेस के लिए, बिज़नेस सिनेरियो के लिए, और उसकी स्टेबिलिटी का भी हमारे बिज़नेस पे बहुत फ़र्क पड़ता है कि वो स्टेबल है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों का भी हमारे बिज़नेस पे इम्पैक्ट रहता है। चलिए, नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब क्या रहेगा? नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब है जैसे कोई रेनी है, रेनिंग हमारी हो रही है, फ्लड है, अर्थक्वेक है, तो इन सब चीज़ों से भी हमारे बिजनेस पे फ़र्क पड़ेगा। जैसे कई बार क्या होता है जैसे सॉरी, तो जैसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का भी हमारा इस पर फ़र्क पड़ेगा। जैसे आपने कहीं पे बिल्डिंग खड़ी कर ली और आपने इंश्योरेंस करवा लिया, अब उनको पता है कि भाई अर्थक्वेक यहाँ पर आते रहते हैं, ठीक है, या अर्थक्वेक की वजह से हमारा नुकसान हुआ है, नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से हमारा कोई नुकसान हुआ, तो वो नेचुरल एनवायरनमेंट जो हमारा नेचर एग्जिस्ट करता है, कोई फ्लड आ गए, कोई रेनी हो गई, ड्रॉट हो गया, तो उसकी वजह से भी हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इफ़ेक्ट करता है।
जैसे हमें जिस टाइप का एनवायरनमेंट चाहिए उस हिसाब से हमें बिज़नेस को स्टडी करना पड़ेगा। तो हम जैसे एनवायरनमेंट में हमें काम करना है, जैसे हमारा हॉट वेदर में हमें काम करना है या कोल्ड वेदर में हमें काम करना है, तो उसके हिसाब से हमें सूटेबल एनवायरनमेंट स्टडी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा एरिया जो है वो हमारे लिए सूटेबल रहेगा ताकि हम अपना बिजनेस ऑपरेट कर सकें। चलिए, नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि जैसे बहुत सारी हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक आपका WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF है, और IMF का मतलब क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WB यानी वर्ल्ड बैंक, सार्क एंड G20। तो ये बहुत सारे ऐसे रूल्स डिसाइड करते हैं यहाँ पर कि हाउ वी शुड कंडक्ट आर बिजनेस ऑपरेशन और बिजनेस एक्टिविटी to influence the national income or how to improve the GDP for coming years और for the growth एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। तो वहाँ पर बहुत सारी जो बिजनेस मार्केट है और जो वर्ल्ड मार्केट है वहाँ पर हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है, और यहाँ से इनके जो डिसीजन होते हैं वही फिर कंट्रीज़ अपनी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में लेकर आती है। देखते हैं कि भाई किस किस तरीके से आपकी जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट करनी है। चलिए, नेक्स्ट आता है इकोलॉजी एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। इकोलॉजी एंड फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा जितना भी नेचर वगैरह जो है, और हम वेदर कंडीशन, ट्रोपोग्राफिकल एलिमेंट्स, जोग्राफिकल लोकेशन, क्लाइमेट चेंजेस और हमारे जितने भी इकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो सब हमारे इसमें आ जाएंगे कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे उसको सेव करेंगे, ताकि जो हमारे आने वाली जनरेशन है उनको भी वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो सके जो हमारे पास अवेलेबल है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीन्स यू हैव टू यूज योर रिसोर्सेज एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट सिनेरियो, एंड वी हैव टू प्रिजर्व दीज रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। सो हमें जो उसकी वेस्टेज है उसको कम से कम करना है, ये ध्यान रखें कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको भी ये रिसोर्सेज मिल सके। ऐसा नहीं कि मतलब हम ये सोचें कि भाई हमारी जनरेशन है तो हम उसको जो है कंज्यूम कर लें, आगे आने वाली जनरेशन को कुछ भी ना मिले। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। चलिए, नेक्स्ट आता है सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमारा जो सोसाइटी है, जो हमारा कल्चरल चीज़ें हैं उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है हमारे बिजनेस पे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, क्योंकि कंज्यूमर किस तरीके से डील करेगा सोसाइटी का इस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। अगर आप एक हाई क्लास सोसाइटी में रहते हो तो वहाँ पर आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर रहेगी वो उसके हिसाब से रहेगी। अगर आप एक लो क्लास सोसाइटी में रहते हो तो वहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग पावर रहेगी वो उसके हिसाब से रहती है। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल कि जैसे पहले का सिनेरियो क्या था कि एक नॉर्मल पीपल मतलब जो है 60 की ईयर पे जो वो रिटायर हो जाते तो उसके बाद आराम से टेंशन फ्री होके अपना रहते थे। लेकिन आज का जो सिनेरियो वो क्या है कि लोग आफ्टर 60 ईयर्स दे वांट टू वर्क फॉर 5 to 10 ईयर। सो यहाँ पर क्या है कि कंपनी का कल्चर, कंपनी भी जो अपने इंटरेस्टेड एम्प्लॉय होते हैं या जो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय होते हैं उनको दोबारा से कंपनी रख लेती है काम पे, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई इनको कंपनी का सारा कल्चर और ये सारी चीज़ें पता हैं, तो इनके ऊपर कंपनी को ज़्यादा खर्चा करना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अपने आप को सर्वाइव करती है एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने बिजनेस सिनेरियो को देखते हुए, राइट। चलिए, नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। देखो आजकल नई नई चीज़ें हमारी मार्केट में आ रही हैं, नई नई डेवलपमेंट हमारी आ रही है, तो हमें ये भी देखना है कि हम टेक्निकली कितने एडवांस हैं और क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन हो रहा है, क्या क्या नया नया चेंजेस आ रहा है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी पड़ेंगी। इसमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टेक्निक्स और नई नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, उसमें क्या क्या अपडेशन हो रहा है। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं कि हम अपने जो टेक्निकल एनवायरनमेंट है उसको साथ के साथ ही हम स्टडी कर सकें। चलिए, नेक्स्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि जितनी भी हमारी कमर्शियल और कंज्यूमर कंप्लायंसेस हैं और हमारी जो इकोनॉमिक बाउंड्रीज में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो सब हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आती है। तो इसमें हमारा जो मार्केट की कंडीशन क्या है, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, हमारी इकोनॉमी की पॉलिसी क्या है, मीन्स हाउ यू विल रन योर इकोनॉमी एज अ होल। अपनी इकोनॉमी को कैसे रन करोगे, क्या पॉलिसी बनाओगे, क्या सिस्टम है, क्या कंडीशन है, मार्केट की क्या कंडीशन है, पब्लिक की क्या कंडीशन है। तो इसमें ये सारा सिनेरियो हमें देखना पड़ेगा ताकि हम
एक इकोनॉमी को ग्रो कर सकें और ये अंडरस्टैंड कर सकें कि ये इकोनॉमी फर्दर किस तरीके से काम करेगी। ठीक है, तो जैसे अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में क्या है कि एक बिजनेस का बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है अपने बिजनेस की मार्केट के साथ में। जैसे हमारा मार्केट में इनपुट कैसे चल रहा है और रॉ मटेरियल हमारा किस तरीके से मूव कर रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा क्या रेट चल रहे हैं, तो हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बनाने के लिए हमारे पास कितना कितना खर्चा आने वाला है। तो मार्केट में एक जैसी कंडीशन कभी भी नहीं रहती है, तो ये चीज़ें हमारी चेंज होती रहती हैं। जैसे जैसे नीड एंड रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से ये चीज़ें हमारी चेंज हो जाती है। तो मार्केट में कभी बूम आता है, कभी रिसेशन आता है, कभी कंडीशन हमारी फेवरेबल होती है, कभी कंडीशन हमारी अनफेवरेबल होती है। तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि इनकम विल बी हायर, और अगर कंडीशन हमारी फेवरेबल रहेंगे तो इनकम ज़्यादा होगी लोगों की, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो आपका कम हो जाएगा और नई कैपिटल आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी इनकम कम हो जाएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा और आपका जो नई कैपिटल है वो इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होगी। राइट, चलिए उसके बाद इसमें कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हमारी बनाई। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सिस्टम बनाए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे आए कि पहले मतलब जो है ये सिस्टम था, इस हिसाब से इकोनॉमी हमारी डेवलप करेगी, इंडस्ट्रीज़ हमारी इस तरीके से डेवलप करेंगी। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने अपनी डिसाइड करी, कुछ रूल्स हमारे बनाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक न्यू इंडस्ट्रियल सिस्टम हमारा आया जिसको न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी हम कह सकते हैं। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई हम जो है वो अपना जो हमारे मिनिस्ट्रीज़ हैं या जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको हम डिक्रीज़ कर देंगे और उतना ही रखेंगे जितना हमारा मैंडेटरी है, बाकी सबको हम जो वो क्या कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे। तो यहाँ पर एक पॉलिसी, अगर आप लोग को पता हो तो एक पॉलिसी आई थी जिसको हम बोलते हैं एलपीजी। एलपीजी स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स कि जो अननेसेसरी टर्म्स एंड कंडीशन हैं उनको हटा दिया जाए। प्राइवेटाइजेशन मीन्स कि आप जो पब्लिक सेक्टर है उसको प्राइवेट में कर दिया जाए, उसकी जो ओनरशिप है उसको चेंज करके प्राइवेट सेक्टर अलाउ कर दिया जाए। इसके साथ साथ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ में अटैच करना और ये देखना कि आप लॉन्ग टाइम के लिए अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से अटैच करते हो। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद आपका आया इसमें एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अगर कोई फॉरेन कंपनी यहाँ पर आके अपनी इन्वेस्टमेंट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में तो वो आपका एफडीआई में माना जाता है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ इसको अलाउ करती हैं और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं इसकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो हमारी क्या पॉलिसी है ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक कंडीशन। तो इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब ये होता है कि इकोनॉमी हमारी टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होती रहती है, हमारा इकोनॉमी की साइकिल रहती है। कभी हमारा बूम चल रहा है, कभी इन्फ्लेशन चल रहा है, कभी मार्केट में डिफ्लेशन चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी बनाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल डिसाइड करेंगे, करंट अकाउंट और बजट सरप्लस, डेफिसिट, जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन रेट, एक्सचेंज रेट और आपके जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसकी कंडीशन, ये सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जैसे कुवैत वगैरह में और इन सब चीज़ों में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारे ऑयल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पे पड़ता है कि भाई ऑयल रिफाइनरी पे या हमारा जो पेट्रोल वगैरह जो है उन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो इसलिए ठीक है भाई ये चीज़ें हमारी कंडीशन के हिसाब से मूव करती हैं। जैसे हमारा एक्सपेंशन है, पीक आया, रिसेशन आया, ट्रो आया, फिर हमारा एक्सपेंशन, पीक, रिसेशन, ट्रो, या प्रोस्पेरिटी, बूम, डिक्लाइन, फिर डिप्रेशन, फिर आपका रिकवरी। तो ये चीज़ें हर एक बिजनेस में हमारी चलती रहती हैं। ठीक है, सो गाइस आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से इकोनॉमिक सिस्टम से कवर करेंगे कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है और कितने टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आप जरा इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ के आइए ताकि हम उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस कर सकें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो और ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इस में जो भी आपके कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल EVS एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और जो लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, वो गिवन लिंक पे या हमारी EVS अकेडमी की वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो उसमें जो भी चार्जेस हैं आप उनको पे करके हमारी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारी फ्री डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट पे, तो आप वहाँ से भी फ्री डेमो क्लासेस और स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, जल्द ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। सो थैंक यू।